ओके। हम्म, आप अभी यहाँ पर अपने नाम डाल सकते हैं बिकॉज यह मीटिंग रिकॉर्डेड है। इसमें आज का ये जो लेक्चर होगा, यह लेक्चर की जो वीडियो रहेगी वो वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। यूट्यूब पर डालने के बाद आपको उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। जो लोग आज ज्वाइन नहीं हो पा रहे या कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण इनका प्रॉब्लम आया होगा, यह बाद में मेरा लेक्चर ये सुन सकते हैं अपने टाइम मिले उस आधार पर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो अपना कंपलसरी कोर्स पेपर यानी कि जो 5वें नंबर पर अपना कोर्स पेपर है कि एज्युकेशन 116, शाळेची रचना व भौतिक सुविधा यानी स्कूल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज। सिंपल सिंपल बात है अभी इसमें इसकी। हमारा डीएड हुआ है, बीएड हुआ है, इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे एजुकेशनल कोर्स भी आपके हुए होंगे। जो लोग गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट पाठशालाओं में शालाओं में टीचिंग का काम करते हैं, मे भी उनके देखे जाए तो सेवांतर्गत प्रशिक्षण इनके बहुत सारे हो चुके हैं कि जो एससीईआरटी द्वारा जो भी कुछ रहते हैं कि सिलेबस चेंजिंग में हमारे जो टॉपिक्स है किताबें चेंज हुई हैं, तो उसके द्वारा जो भी कुछ गवर्नमेंट एससीईआरटी यह ट्रेनिंग का आयोजन करता है, यह ट्रेनिंग में यह ट्रेनिंग आप लोगों ने किए होंगे। मोस्टली ग्रांटेड स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने ये ऐसे ट्रेनिंग किए होंगे तो इसमें कुछ ना कुछ यह टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्कशन होता रहता है कि ये हमारे सिलेबस में कौन सी नई बातें आए, क्या है, ये डिस्कशन होता रहता है सिंपल। हमारे डीटीएड यानी अभी डीटीएड डीएल ऐसे ही नाम आए। पुराना नाम देखे जाए तो डीएड या बीएड, ऐसे जो हमारे कोर्सेज है उसमें मुख्यतः एक पेपर रहता था, कंपलसरी पेपर्स। और उसमें डायरेक्टली कि जिसे हम बोल सकते हैं कि स्कूल स्ट्रक्चर या फिजिकल फैसिलिटीज या भौतिक सुविधा, इससे रिलेटेड वो पेपर होता था। अभी ये जो पेपर हमारे स्कूल डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट में इसके लिए गया है कि ऐसा मानना है कि अभी ये कोर्स होने के बाद या ये कोर्स होने से पहले आप सभी लोग प्रिंसिपल हो, सिंपल ऐसे यहाँ पर माना जाता है। और प्रिंसिपल होने के नाते आपकी पाठशाला, आपकी स्कूल या आपके स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यह स्ट्रक्चर के बारे में आपको अधिक जानकारी के लिए यह टॉपिक, यह किताब अपने शालेय व्यवस्थापन पदविका यह कोर्स में यहाँ पर लिया गया है। सिंपल बात है। स्टार्टिंग में बता दो इसमें कि आपके जो थ्योरी पेपर होने वाले, मे भी हम अभी ऐसे मानते हैं कि आपके एग्जाम है जो ऑनलाइन नहीं होने वाले, आपके एग्जाम जो भी कुछ है वो थ्योरी में होने वाली है। आपको जो भी कोई पूछना हो तो इसके लेक्चर के आखिर में 10 मिनट आपको दूंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आपके पेपर जो है थ्योरी में होने वाले हैं, तो थ्योरी में होते समय यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर रहेंगे। वो क्वेश्चन पेपर में आपको एप्लीकेशन टाइप में आंसर लिखना होगा। एप्लीकेशन टाइप यानी कि आप प्रिंसिपल हो, और प्रिंसिपल होने के नाते ये पाठशाला की रचना और या तथा उसमें भौतिक सुविधा क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। तो इसके बारे में आपको उदाहरण द्वारा वहां पर आपको लिखना पड़ेगा विथ कि एक्सप्लेन, उसे हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ उदाहरण देके आपको वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी ये क्वेश्चन जो रहते हैं ना, ये क्वेश्चन को हम डायरेक्टली एप्लीकेशन लेवल उपयोजनात्मक प्रश्न असा आपण म्हणतो। उपयोजनात्मक प्रश्न के स्वरूप में उपयोग में कैसे आते हैं या आपका नॉलेज क्या है, वह आधार पर आप कैसे लिखते हो, वह बात इंपॉर्टेंट आती है। ये शालेय व्यवस्थापन कोर्स में ना फेल होना, यानी फेल होना बहुत हार्ड बात आती है, यानी बहुत रेयर केसेस आती है। जिसको लिखना नहीं आता वह फेल होता है ये डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट में। रहे बात यहाँ पर जो किताबें दी है, ये किताबें खाली आपके लिए गाइडलाइन है, सिंपल यह बात ध्यान में रखिए कि हाँ इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वह पॉइंट खाली आपको देखने हैं। वह पॉइंट देखकर वह पॉइंट के हिसाब से आपके पाठशाला में आपकी जो स्कूल है वह स्कूल में किस प्रकार वर्क चल रहा है, यह वर्क देखना यह आपका काम है। यानी देखे जाए तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।
यानी पाठशाला स्तर पर देखे जाए, स्कूल लेवल पर हम सभी लोग काम करते हैं। हम सभी लोग जब भी काम करते हैं, तो काम करते समय हमारा जो सिलेबस है, वो सिलेबस के पॉइंट्स जरा सा आपको देखना पड़ेगा कि अरे हमारे स्कूल की ये जो भी कुछ है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर किस प्रकार है, उसका निर्माण किस प्रकार किया गया है। इसके अलावा हमारे स्कूल में जो भी कुछ फैसिलिटीज है, फिजिकल फैसिलिटीज, जरा सा आपको वो देखना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कि ये किताब आपने ली और किताब आपको मिलने के बाद आपने खाली वो पढ़ी और डायरेक्टली कि एग्जाम में आपने उसके आंसर लिखे। वह ऐसी बात नहीं है। टोटल जितना आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा, वह ऑब्जर्वेशन द्वारा आप यहाँ पर लिख सकते हो। रहे बात की, जैसे कि हम टीचिंग करते समय हम एक पॉइंट लेते हैं कि हिस्ट्री का पॉइंट रहे या ज्योग्राफी का एक पॉइंट रहे, ये पॉइंट लेते हुए हम वहां पर अपने बच्चों को और अधिक यानी कि डीपली नॉलेज देकर हम बच्चों को वहां पर टीचिंग करते हैं। वो डीपली नॉलेज देते समय हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ बहुत सारे मायने रखता है, बिकॉज हमारा ऑब्जर्वेशन ज्यादा रहता है, इसके लिए हम वहां पर बोल पाते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन ही नहीं रहता या हमें कुछ बातों का नॉलेज ही नहीं रहता, तो हम हमारी कक्षा में खड़े नहीं रह पाते, सिंपल बात। इसके लिए हर एक आपका जो डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट का हर एक सब्जेक्ट है, वह हर एक सब्जेक्ट में आपकी जो यह किताबों में जो किताब अभी तक आपको मिली नहीं है, ये किताब में भी ये हफ्ते में आने की ज्यादा चांसेस है। वैसे हम वाईसीएमओ की कांटेक्ट में जैसे आते वैसे आपको बुलाया जाएगा और वो किताबें आपको दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आपका काम शुरू होने के लिए हमने पीडीएफ फाइल ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी, क्लासरूम में शेयर कर दी, आपका काम शुरू है। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतना ही है कि आपके शालेय व्यवस्थापन यानी डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट के जितने भी बुक्स है, वह बुक्स की इंडेक्स देखते हुए आपकी स्कूल लेवल पर कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है, यह देखने के लिए आपका नजरिया एक प्रिंसिपल जैसा होना चाहिए। अभी आप यहाँ पर टीचर हो, लेकिन ठीक है आप टीचर हो, वो बात चलेगी। लेकिन अभी एक ऐसा मान लो ना कि हम यहाँ पर प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल होते समय या हम प्रिंसिपल रहते समय मेरी पाठशाला मेरी आइडियल स्कूल कैसी होगी, इसके लिए यह ऑब्जर्वेशन आपका इम्पोर्टेंट है। लोग है ना मराठी में बोलते हैं। मुझे तो अच्छा है। मैं भी हेलो। आई नो अभी यहाँ पर मराठी हिंदी इंग्लिश वाले तीनों ही लोग हैं। किसी को और अन्याय ना हो इसके लिए मैंने बीच वाली लैंग्वेज यानी हिंदी चूज की है कि हिंदी कम से कम इंग्लिश वालों के लिए समझ सकती है और हिंदी वालों के लिए समझ सकती है, इसके लिए बीच वाली लैंग्वेज मैंने ली है। अभी इसमें देखो कि मैं मराठी का प्रयोग करने जाऊंगा तो मेरा कंफ्यूजन और बढ़ेगा मिक्स लैंग्वेज में। तो इसके लिए हो सके उतनी मेरी कोशिश यही रहेगी कि नहीं मैडम मेरा वॉल्यूम फुल है, आई एम फुल नेटवर्क में, मैं फुल नेटवर्क में हूँ। आपके यहाँ पर नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके। रही बात, तो इसके लिए जो भी कुछ है वो सिंपल सिंपल बातें मैंने बोले, मैंने अभी कुछ शुरू ही नहीं किया, सिंपल सिंपल बातें बोल रहा हूँ। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए। ऑब्जर्वेशन करते समय इतना मानिए कि वी आर प्रिंसिपल, हम सभी लोग अभी प्रिंसिपल है ऐसा मानिए। और ऐसा मानते हुए जो भी कुछ आपकी किताब है, वो हर एक किताब के पॉइंट पर आप जरा सा ध्यान दीजिए, तो अपने आप आंसर आपके सामने आने लगेंगे, सिंपल। रहे बात थ्योरी की, बात भी मैंने की। थ्योरी में कौन फेल हो सकता है, जिसे लिखना नहीं आता वो फेल हो सकता है, सिंपल। और हम सभी लोग टीचर हैं, लिखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमें एक टॉपिक मिलता है तो वह टॉपिक हम आधा घंटा नहीं 2 घंटे पढ़ा सकते हैं। तो 2 घंटे टॉपिक हम पढ़ा सकते हैं, तो लिखने की तो दूर की बात है। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ इतना आ सकता है कि लिखते समय आपको जो आंसर आपको लिखना है, वह आंसर लिखते समय टाइम कम पड़ सकता है, इतना हो सकता है, सिंपल। कि एक आंसर है, एक आंसर यानी कि 5 क्वेश्चन पूछे गए, 3 घंटे हैं। तो आपको पता है कि पीजी लेवल पर एक क्वेश्चन 20 मार्क के लिए आता था, तो कम से कम 8-10 पन्ने लिखने पड़ते थे। अभी इस हिसाब से जरा सा आपका एक आखिरी में जो भी आपका ये डिप्लोमा स्कूल मैनेजमेंट खत्म होने लगेगा, तो एक गेस्ट लेक्चर रख रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन किस प्रकार लिखने चाहिए उसका हम गाइडेंस यहाँ पर आपको करेंगे कि स्पेसिफिक कितने पेजेस में कैसा लिखना है, इसका गाइडेंस आपको होगा।
रहे बात बुक्स पढ़ने की, ये तो मराठी में हिंदी में नहीं है, वो दूर की बात है, मराठी या हिंदी में नहीं है। इसमें जो भी कुछ लिखा है ना, ये सारा वर्क हम लोग रोज स्कूल में करते हैं, सिंपल। बस इतना ही है कि उसका मीनिंग या शब्द आपको समझना चाहिए कि वो जो कुछ किताबों में दिया है तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, क्या उसका शब्द प्रयोग है। इतना भी आपको समझ में आ गया तब भी आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। इससे पहले इंग्लिश की जो भी कुछ नोट्स वगैरह थी, एक मैडम ने मुझे वो फाइल शेयर की थी, वह फाइल मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने तथा आंसर आपके सर गूगल हिंदी में लिख क्लास सकते हैं ना? कर दिए है। आंसर हिंदी में लिख सकते हैं सर? हाँ, ये देखिए, पेपर लिखने के बाद इसका एक फॉर्मेट मेरे पास आने वाला है। जैसे आएगा वैसे मैं गूगल क्लासरूम में एक लिंक आपको शेयर कर दूंगा, गूगल डॉक की। वहां पर जो लेटर है ना, वो लेटर आपके हैंड रिटन में मैं वहां से आपसे मांग लूंगा। आप अपने पेपर मराठी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हो। फाइनल मार्कशीट पर मीडियम लिखकर नहीं आता, लेकिन पेपर लिखने के थैंक यू लिए आप सर, थैंक मराठी, हिंदी, इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हो। यू। और आपके हिंदी एक्शन कर सकते हैं ना रिसर्च, सर? यस यस, आपके एक्शन रिसर्च असाइनमेंट जो भी कुछ है मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, नो इशू। ओके सर, ओके ओके, थैंक्स। और रहे बात क्वेश्चन पेपर की, क्वेश्चन पेपर भी जो भी लैंग्वेज में आएंगे वो आपकी तरफ वो लैंग्वेज में आ जाएंगे, उसका टेंशन आप ना लीजिए। ऑलरेडी यह जो कोर्स है, यह कोर्स यशवंतराव चौहान का, यह कोर्स मराठी लैंग्वेज से, लेकिन मराठी लैंग्वेज से होते हुए सभी टीचर के लिए अलाउ किए। इसके लिए थोड़ा सा इसमें इंग्लिश तथा हिंदी की किताबें अभी तक आई नहीं है, तो नो भी चलो, वो इशू नहीं है, इतना हो रहा है सबका अच्छा से। ओके, चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं प्रत्यक्ष रूप में। ये जो अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, हाय। हाँ, तो ये हमारे टॉपिक का नाम है कि मराठी में मस्त है कि एजुकेशन 116, ये एक कोड दिया गया है अपने, सब्जेक्ट कोड है इसे। ओके, सब्जेक्ट का नाम है शालेय रचना व भौतिक सुविधा, यानी कि स्कूल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज। यानी जो हमारी पाठशाला उसकी रचना क्या है तथा उसमें मिलने वाली भौतिक सुविधाएं कौन सी है, इसके बारे में यहाँ पर बात दी है। सिंपल सिंपल बात है, डीएड या बीएड में हमने पढ़ा है कि हमारी पाठशाला किस रचना में तैयार की चाहिए, या बिल्डिंग किस प्रकार तैयार होती है। चलो बताओ मुझे, बिल्डिंग किस टाइप में होनी चाहिए, मुझे तो पता है। आवाज नहीं आ रही मैडम, अनम्यूट करिए खुद को। हेलो। डिसूजा मैडम। क्या कहना है? बिल्डिंग स्ट्रक्चर यू शेप या एल शेप में ऐसा होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आसान है कि एक तरफ से एंट्री हो या दोनों तरफ से एंट्री हो, जहां से प्रिंसिपल की नजर पूरी पाठशाला पर रहे, ऐसे उस टाइप में वो बिल्डिंग होना जरूरी है। जिसमें ओ टाइप भी बोला जाता है, ई टाइप, एच टाइप, यू टाइप। यानी कि देखे जाए तो यहाँ पर एक सेंटर प्लेस में प्रिंसिपल बैठे रहे, प्रिंसिपल बैठने के बाद आगे या पीछे क्या चल रहा है सब प्रिंसिपल को एक तरफ दिखाई पड़े। यानी ऐसा नहीं कि एक जगह पर प्रिंसिपल बैठे तो उनके पीछे क्या चल रहा है उनको पता नहीं। यानी बिल्डिंग ऐसी हो कि वो जैसे कि प्रिंसिपल की नजर सभी अपने क्लास कंट्रोल के लिए, स्कूल कंट्रोल के लिए रहे हो। इसके अलावा देखे जाए, इसके अलावा यहाँ पर देखे जाए तो और कौन सी मुख्य बात यहाँ पर ध्यान में ली जाती है। सर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। हाँ, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो है, लेकिन एक मुख्य बात है, इंपॉर्टेंट बात कौन सी है। सर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड हैंडीकैप फिजिबिलिटी वो होनी चाहिए। अपेक्षित था मुझे कि यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन, एक शुद्ध हवा अंदर आएगी तभी विद्यार्थियों का एक, जिसे हम बोल सकते हैं, ध्यान केंद्रित होगा, विद्यार्थ्यांचं लक्ष केंद्रित होईल यहाँ पर, कि वो डायरेक्टली, कि जिसे हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट सेंट्रल प्रोसेस, ऐसी वो हो सकती है कि विद्यार्थी केंद्रीकरण हो सकता है। हवा ही नहीं रहेगी तो क्या होगा फिर, हमारे बच्चों का मूड भी नहीं लगेगा, बच्चों का ध्यान नहीं लगेगा, ना खेल कूद में मन रहेगा। ये शिक्षा है, बोलिए। व्हाट आई फील इज लाइक रूम काफी मतलब ऐसा लाइटेड होना चाहिए, डार्क भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज बच्चे इसमें भी कंफर्टेबल फील करते हैं। ज़्यादा डार्क रहेगा तो दे आर नॉट एबल टू सी प्रॉपर्ली, क्योंकि ट्यूबलाइट की लाइट से भी उनकी आंख पे इफेक्ट होता है। तो अगर नेचुरल लाइट रहेगी तो इट्स गुड फॉर देम ऑल्सो। दिस इज व्हाट आई फील, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। यस यस यस, वेरी गुड सर, नेचुरल लाइट होना जरूरी है।
अभी मुंबई में देखे तो हमारे स्कूलों में नेशनल लाइट दूर की बात है, वहां जाए तो सुबह से शाम तक ट्यूबलाइट ही चलती रहती है, सिंपल। एक तरफ से नेशनल लाइट आती है, लेकिन दूसरी तरफ देखे जाए तो नेशनल लाइट हमें दिखाई नहीं देती, सिंपल। ये मुंबई के स्कूलों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि क्लियर या फ्रेशनेस एयर यहाँ पर हमें मिलती नहीं है। लाइट की तो बात यहाँ पर हमारे मैदान मुंबई में मेजर ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। यस मैडम। मैदान असायला हवं, शाळेला मैदान सर पाहिजे. शाळेचा परिसर, यस, स्कूल सर का जो शाळेच्या एरिया, आजूबाजूचा परिसर। हाँ अभी हाँ पर हाँ। यहाँ पर डिस्कस किया गया कि एक खेल का मैदान होना जरूरी है, कि एक स्पोर्ट ग्राउंड। अभी मुंबई में देखे तो स्पोर्ट ग्राउंड, हमारे यहाँ पर स्पोर्ट ग्राउंड तो मिट्टी के रहते थे गांव में ही, हमने जहाँ पर पढ़ाई की। अभी यहाँ पर डायरेक्टली फर्श वाले पर एक डायरेक्टली ग्राउंड यहाँ पर रहता है मोस्टली। और इंडोर गेम ज्यादा चलते हैं, आउटडोर गेम यहाँ पर रहते हैं, ऐसा हो गया है यहाँ पर। और रही बात दूसरी बात, यहाँ पर मैडम ने बोला कि स्कूल में देखे जाए ग्राउंड के साथ साथ, 1 मिनट कौन है, हाँ, ग्राउंड के साथ साथ यहाँ पर फ्रेश एयर वगैरह वगैरह ये सारे फैसिलिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा क्लास का एरिया किस एरिया में आता है यह इंपॉर्टेंट है, रेलवे स्टेशन के पास है या बस स्टेशन के पास है या बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पर है, यह भी बहुत सारे मायने यहाँ पे कि आपकी स्कूल कौन से एरिया में आती है। तो उस पर भी बहुत सारा असर पड़ता है, बच्चों के आने आने जाने की प्रॉब्लम भी उससे होती है या नहीं होती, यह भी बात यहाँ पर आती है कि स्कूल स्टेशन के नजदीक हो तो शोर शराबा या बच्चों को आने वाली दिक्कतें, वो एरिया कितनी दूर है स्टेशन से वगैरह वगैरह, ये सारी सारी बातें इसमें आती हैं। कहने के लिए देखे जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं, सिंपल। मैंने तो खाली यहाँ पर और लोग खाली 2-3 पॉइंट की मैं डिमांड की, लेकिन देखिए आप लोगों में से एक एक आते आते समय बहुत सारे पॉइंट आते हैं। सिंपल बात है कि यानी कि आपकी स्कूल की रचना, यानी कि व्हाट इज योर स्कूल स्ट्रक्चर, ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए, मुझे लगता है तो आप यहाँ पर 10 से 12 पॉइंट आराम से लिख सकते हो, बहुत सारे। कहने का उद्देश्य अभी यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दो, बस हमें खाली हिंट देनी है आपको, यानी एक एक टॉपिक यहाँ पर हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, खाली उसमें क्या आपको लिखना है हिंट देनी है। एक बार आपको प्रॉपर वे मिल गया कि हाँ यस यहाँ पर हमें ये लिखना है, तो बस सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे स्टडी करोगे या ऐसे ऑब्जर्वेशन करोगे कोई फेल होगा। और चाहे तो अभी तक अपने की ये कोर्स में किसी कोई फेल नहीं हुआ है, लाख वो ऑब्जेक्टिव भी रहे। अभी रहे बात थ्योरी से भी बढ़कर ऑब्जेक्टिव बहुत हार्ड रहता है, सिंपल। ऑब्जेक्टिव सही रहे तो सही मार्क मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव गलत रहे तो डायरेक्ट मार्क चले जाते हैं। डीएसएम कोर्स का निर्माण जब भी हुआ या जो भी लोग करते हैं, कि यह यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी को पता है कि मोस्टली यहाँ पर एज ग्रुप एवरेजली 55 का रहता है, सिंपल सिंपल। लाख हम यहाँ पर एक 30 या 24 एज के रहे, लेकिन एवरेजली हम सभी लोगों का एवरेज एक 55 ईयर माना जाता है एवरेज में, और इसी हिसाब से यह क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। यानी कि एक यंग जनरेशन भी यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सके और रिटायरमेंट में आने वाले लोग भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सके, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, क्या रहेंगे, इसके बारे में हम आपको गाइड करने वाले हैं। ये थ्योरी पेपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट बस इतना ही है, एक्शन रिसर्च और असाइनमेंट। ये बातें आपकी पूरी नहीं हुई तो एग्जाम आपका रिजल्ट भी फेल आता है। और यही असाइनमेंट और एक्शन रिसर्च ही लोग जमा नहीं कर पाते टाइम पर, यह एक बड़ी बात आती है। पेपर देना, आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, हमें अभी कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों ने फॉर्म भरा, आपका एग्जाम फॉर्म भी अभी क्रिएट हो गया है, या उसको आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला है एग्जाम। 100% आपकी फीस भी उनको पे हो गई, अभी एग्जाम आपकी होने वाली है। बस इतना ही कि पीआरएन नंबर आने वाला है, वो आएगा तब आएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। हॉल टिकट अपने आप जनरेट हो जाता है, नया अभी कौन सा भी फॉर्म आपको नहीं भरना है, यानी एग्जाम देने वाले हो, ये बात अभी तय हो गई। अभी खाली सबमिशन की बात इंपॉर्टेंट आती है, बिकॉज आपके असाइनमेंट और जो आपके एक्शन रिसर्च है वो यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं। आपको कोई बोलता होगा कि ऐसे कुछ नहीं होता, नहीं, भेजे जाते हैं, उसका रिकॉर्ड रहता है। ओके, अभी चलिए इसका थोड़ा सा पहले चैप्टर का मैं इंडेक्स देख लूं। हाँ, इसमें देखिए अभी ये जो किताब है महाराष्ट्र यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ, इनकी किताब है। ये किताब में जो भी कुछ राइटर है कि
करंडे सर बोल के है और डांगे सर बोल के, इनके ये राइटर है, ये दो लोगों ने राइटिंग किए हैं। टॉपिक का नाम भी इन्होंने दिया है कि शाळेची रचना भौतिक सुविधा यानी कि स्कूल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज, यह उसका टॉपिक का नाम है। आपका जिसे हम बोल सकते हैं कि ये आपका या हमारा तकदीर बहुत अच्छा है कि यशवंतराव चव्हाण का नया सिलेबस अभी लॉन्च नहीं हुआ है कोविड की वजह से। कोविड की वजह से जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है उसमें और बहुत सारे टॉपिक उसमें ऐड कर दिए हैं आईसीटी से रिलेटेड। चलो ठीक है, चल रहा, ये बैच भी निकल जाएगी अच्छे से। इसमें जो पहला यूनिट है घटक 1 यूनिट शालेय इमारत यानी कि स्कूल बिल्डिंग, सिंपल पहला। ओके, सेकंड में इमारत व सुविधा यांचा अधिकतम वापराची योजना व कार्यक्रम, यानी कि जो कि स्कूल की बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो भी कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं वो फैसिलिटीज आप किस प्रकार यूज करते हो स्कूल में, स्कूल में जो भी कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं वो फैसिलिटीज आप किस प्रकार यूज करते हो, या इसके लिए और क्या कौन से न्यू प्रोग्राम बनाए गए, क्या नए प्रोग्राम वहां पर डेवलप किए गए हैं क्या, इसके बारे में सेकंड पॉइंट है। सिंपल पहला पॉइंट मैंने बोला है कि यह स्कूल बिल्डिंग, ओके, स्कूल बिल्डिंग के बारे में यूनिट 1 में सब जानकारी दी है, पहला लेसन हमारा। सेकंड लेसन, सेकंड यूनिट जो भी कुछ है वो ये हमारी है कि स्कूल बिल्डिंग, यह स्कूल बिल्डिंग में जो भी कोई कुछ क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं वो फैसिलिटीज के अलावा यहाँ पर आप जो भी कुछ फैसिलिटीज मिलती है इसका उपयोग आप कैसे करते हो, यूज ऑफ फैसिलिटीज ऐसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं, या इसके लिए और भी जो भी कुछ फैसिलिटीज, जो भी कुछ प्रोग्राम्स है, कार्यक्रम है, इसके बारे में यह सेकेंड यूनिट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में घटक 3 परिसर विकास, यानी कि आपके जो भी स्कूल का आसपास वाला एरिया है, स्कूल की जो भी कुछ एरिया है उसका डेवलपमेंट आप किस प्रकार कर रहे हो, स्कूल एरिया का डेवलपमेंट। अभी परिसर यानी कि यहाँ पर एनरोलमेंट ऐसा शब्द ना ले कि पर्यावरण ये शब्द ना ले, परिसर को मराठी में परिसर पर्यावरण ऐसे मराठी में बोलते हैं, सिंपल बात। लेकिन यहाँ परिसर यानी कि स्कूल एरिया किस प्रकार डेवलप करे, ऐसा यहाँ पर हमें अर्थ लेना है सिंपल में। चौथा पॉइंट है कि आर्थिक तर्क, यानी इकोनॉमिकली जो भी कुछ इकोनॉमिकली डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, क्या है, या इकोनॉमिकली कंडिशन्स किस प्रकार हमें फॉलो करनी है, या इकोनॉमिकली आर्थिक स्थिती उपलब्ध करून घेणे वगैरे ह्या संदर्भातला ते पॉइंट आहे। नित्य देखभाल यानी कि डेली चेकअप, जो भी कुछ है बिल्डिंग है उसकी कि किस प्रकार बिल्डिंग है, अच्छी है, खराब है, कहाँ पर वहां पर तोड़ फोड़ हुई है वगैरह वगैरह, ये पॉइंट से रिलेटेड है। निगाह वगैरह यानी कि जिस प्रकार की वो स्कूल जो भी कुछ है कि उसकी डायरेक्टली जिस प्रकार हम बोल सकते हैं उसको क्लीन कैसे रखे, सिंपल वन, क्लीननेस से लेके, तो इससे संबंधित जो भी कुछ है वो योजना, प्रोग्राम, डेवलपमेंट या इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या है, इसके बारे में ये जानकारी इसमें दी है। इसके बाद में कौन रंजिता संकले, एनी प्रॉब्लम? सर अभी नहीं, पहले था, मैंने वो बोल दिया, मेरा आंसर बताना था और मैंने बोल दिया। उपलब्ध साधने यानी कि यहाँ पर जो स्कूल डेवलपमेंट के लिए जो भी कुछ साधन या फैसिलिटीज है उसके बारे में यहाँ पर पॉइंट किया है कि स्कूल डेवलपमेंट में आपके पास जो भी कुछ फैसिलिटीज है, उपलब्ध साधने यानी कि मशीन वगैरह नहीं है, कि जो भी कुछ प्रोग्राम हो रह सकते हैं या डेवलपमेंट के लिए जो भी कुछ वस्तु, डेवलपमेंट के लिए जो भी कुछ प्रोसेस है वो आपके पास अवेलेबल है क्या, सुविधा और यानी कि डेवलपमेंट के लिए बातें, और इसके अलावा क्लियर नहीं हो रहा क्या है ये पॉइंट, उदयचीकरण यानी कल आपको और कुछ लगने वाला है क्या स्कूल के लिए, यानी आज आपके पास जो भी कुछ अवेलेबिलिटी है वो एबिलिटी, और इसके अलावा उसका उपयोग आप किस प्रकार कर रहे हो, और कल और आपको जरूरत पड़ने वाली है क्या, जो भी कुछ साधन हो या जो भी कुछ प्रोग्राम्स रहे या स्कूल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ बातें रहे आपके पास आज अवेलेबल है, कल और चाहिए क्या, या आपकी क्या मांग है, क्या डिमांड्स है, इसके बारे में सिंपल पॉइंट है। अभी इसमें ये जो स्कूल डेवलपमेंट जो मेरा ये टॉपिक है, यानी कि सब्जेक्ट है मेरा कि 11605, इसके मेरे 5 लेक्चर होने वाले, हर टीचर के 5 लेक्चर होने वाले, उसके लिए
5 यूनिट है, 5 यूनिट के लिए गाइडेंस के लिए पर यूनिट पर हम फोकस करेंगे, यानी कि 5 लेक्चर में 5 यूनिट आपके खत्म होंगे, यानी कि हम सभी लोग यहाँ पर आपकी जो इंडेक्स है, इंडेक्स में जो कंसेप्ट दी गए उसका ऑब्जर्वेशन कैसे करें, क्या सोचे, इसके बारे में हम गाइडलाइन करने वाले हैं। हम सभी लोग बच्चों को या स्कूल में, आप हम कॉलेज में या आप स्कूल में हर टॉपिक का वहां पर एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं और यहाँ पर बैठे वाले सारे लोग पीजी लेवल के हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात नहीं आती, यहाँ पर ओनली ऑब्जर्वेशन की बात आती है, सिंपल, कि एज फैक्ट के अनुसार। ओके, वही हिसाब से खाली ये यशवंतराव चौहान द्वारा ये बुक्स आपके गाइडलाइन के तौर पर आपको दी है कॉन्टेक्ट सेशन में ओनली, कि आपका जो सिलेबस रहता है सिलेबस से रिलेटेड आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा और आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। मे भी देखे जाए अभी ये ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस में यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में भी इतना अच्छा साबित नहीं होगा। जब आपके कॉन्टेक्ट सेशन यहाँ मैन्युअली या ऑफलाइन होते थे तो वहां पर कॉन्टेक्ट सेशन बहुत अच्छे से होते थे, क्योंकि एक एक दो पॉइंट ग्रुप में दिए जाते थे, ग्रुप में वो सब डिस्कस हो गए, बाद में प्रेजेंटेशन होता था। इस प्रकार का ये वर्क चलता है, यानी जितना ज्यादा ग्रुप डिस्कशन होगा उतना अच्छा आप लिख पाओगे, सिंपल। ओके, अभी यहाँ पर पहले पॉइंट की ओर मैं फोकस करता हूं। ये देखिए पाठ्य मुद्दे, हमें क्या देखना है। पहला पॉइंट है यहाँ पर शाळेचे व्यक्तिमत्व, स्कूल कैरेक्टर। ये स्कूल कैरेक्टर क्या रहता है? बच्चों का व्यक्तिमत्व हमें पता है, लेकिन स्कूल कैरेक्टर क्या रहता है, कोई बता पाएगा? हॅलो. हाँ बोलिए मैडम। हा सर, म्हणजे ग्रेड असेल का? नॅकची ग्रेड जी असते त्याप्रमाणे असेल का? म्हणजे शाळेला कुठल्या प्रकारची ए बी ग्रेड असं काही असणार आहे की कसं? म्हणजे नाही, शाळेची व्यक्तिमत्व शाळा कशी दिसते, शाळेची रचना, यस यस यस, थोडं जवळ येतं. जिसमें Sir, शाळेचे is it whether the आपल्या school is व्यक्तिमत्व really a good place for the children to learn and the teachers to teach? ये है उसका पर्सनालिटी, द पर्सनालिटी ऑफ द स्कूल जो बोल रहे हैं। यस मैडम, आप अभी बहुत आंसर के नजदीक पहुंच गए हो। सर विजन मिशन जो स्टेटमेंट होता है ना स्कूल का, विजन स्टेटमेंट जो होता है वो उनका आइडेंटिटी हो सकती है। यस, विजन मिशन स्टेटमेंट यहाँ पर इम्पॉर्टंट बात, वाचतो की ती वस्तू पाहिल्यावर पटकन आपल्यामध्ये जे एक म्हणतो ना तिचं एक इम्प्रेशन पडते, प्रभाव पडतो। बरोबर है। यानी कि यहाँ पर जो हमारी स्कूल है, जिस एरिया में हमारी स्कूल है वह एरिया में हमारी स्कूल कैसे पहचानी जाती है, अच्छी, बहुत अच्छी, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ाया जाता, वगैरह वगैरह, यानी उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। यह इवैल्यूएशन की जो बातें पर होता है, यानी कि वो स्कूल की बिल्डिंग हो, तो वो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हो, वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनका यूनिफॉर्म हो, उनकी लैंग्वेज हो, उनकी सोसाइटी में किस प्रकार उनका बिहेव है वगैरह। इसके अलावा कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कैसे है, वहाँ की स्कूल की फीस, इसके अलावा वहाँ पर स्कूल में मिलने वाली फैसिलिटीज, यह सारी बातें स्कूल की जो भी कुछ है वो पर्सनैलिटी है। यानी हम इवैल्यूएशन करते हैं कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते तो हम बोलते हैं कि यार नहीं ये स्कूल बहुत अच्छी, इसके लिए मैंने मेरे बच्चे का एडमिशन वहां पर लिया है। यानी वो स्कूल की पर्सनॅलिटी देखकर हम हमारे बच्चों का वहां पर ऍडमिशन करते हैं। आपण आपल्या विद्यार्थ्यांचं ऍडमिशन करत असताना की ती शाळा कशी आहे त्याचा पूर्ण विचार करून, त्या शाळेची समाजामध्ये असणारी स्थिती, व्यक्तिमत्व काय आहे हे पाहूनच आपण आपल्या मुलांना आपल्या शाळेत टाकतो। सेम एज इट इज कि यहाँ पर हम हमारे बच्चों की जिस प्रकार देखभाल करते हुए, हमारे बच्चों के एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हुए, हमारा बच्चों के एडमिशन जिस स्कूल में करते हैं उसके लिए जो स्कूल के पॉइंट्स हम देखते हैं ना, उसे कहा जाता है स्कूल की सारी पर्सनैलिटी। ओके, अभी इसमें देखे जाए, 1 मिनट,
हाँ, एक बात अभी जो भी कुछ आपके एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च देवरे सर इनका लेक्चर होने के बाद दोपहर के सेशन में सभी लोग टीचर लिंक डालेंगे, उसको आपको ज्वाइन करना है। अभी कोई ज्वाइन कर रहा है और कमेंट कर रहा है कि एक्शन रिसर्च की लिंक नहीं मिली है, ऐसा ना करें, ठीक है। उसके बाद में आती है शाळेची रचना, यानी कि स्कूल का स्ट्रक्चर। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था स्कूल कौन से आकार में होनी चाहिए। सिंपल है कि ओ आकार, ओ यू ई एच ई आकार में, यानी कि जहां से वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, एक जगह पर प्रिंसिपल बैठकर सभी स्कूल का ऑब्जर्वेशन कर सके। इसके अलावा विद्यार्थियों को आने जाने की सुविधा हो। आपातकालीन समय में जो भी कुछ एक्सीडेंटल एविडेंस हो जाते हैं कि उस टाइम में दोनों तरफ से बच्चे तुरंत बाहर निकल सके, ऐसी कुछ रचना हो। इसके अलावा देखे जाए तो आग प्रतिबंधक कुछ साधनों का वहां पर भी जगह होनी चाहिए। यानी सब पॉजिटिव और अच्छी बातें जो भी कुछ रहेगी वो डेवलपमेंट यानी कि सिंपल। इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि बहुत शोर शराबे वाली जगह नहीं होनी चाहिए, स्टेशन के बहुत नजदीक नहीं होनी चाहिए, ये भी बात आप यहाँ पर लिख सकते हो। शुद्ध हवा होनी चाहिए। इसके अलावा पानी भी शुद्ध मिले, पानी भी जल्दी मिले, वैसे वो जगह पर स्कूल होनी चाहिए। इसके अलावा देखे जाए तो बहुत अच्छे पार्किंग, बच्चों की पार्किंग, 4 व्हीलर पार्किंग, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, इनका भी पार्किंग की भी अलग से होना चाहिए। स्कूल छूटने के टाइम गेट भीड़ इकट्ठा ना हो, ऐसी भी रचना यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जो भी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज होती है, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक बड़ा हॉल होना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा स्टेडियम भी होना चाहिए वहां पर। स्कूल ग्राउंड भी वो स्कूल को होनी चाहिए। उसमें भी देखे जाए तो इंडोर गेम, आउटडोर गेम, या इसके अलावा देखे जाए तो एक स्पोर्ट के रिलेटेड जो भी कुछ कंपटीशन हो सके वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सके, इतना बड़ा वहां पर ग्राउंड होना चाहिए। यानी ऐसी जो भी कुछ सारी बातें, तो सारी बातें आप यहाँ पर स्कूल स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर ले सकते हो। मे बी इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है, इसमें सारे टॉपिक्स आप यहाँ पर ले सकते हो। शालेय वस्तु आणि अनुदान संहिता, यानी कि जो भी हमारी स्कूल बिल्डिंग है वो स्कूल बिल्डिंग, और इसके अलावा जो डेवलपमेंट फंड मिलता है उसकी रचना, इसके बारे में ये पॉइंट्स यहाँ पर आता है। बच्चों का जब हम एडमिशन, यहाँ पर हमारी स्कूल जब बच्चों को एडमिशन देती है तो वहां पर स्कूल डेवलपमेंट फंड भी आता है। सिंपल बात कि स्कूल डेवलपमेंट फीस जो हमारी संस्था रहती है, यानी कि जो हमारी स्कूल की मैनेजमेंट रहेगी, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड कमेटी रहेगी, वो कमेटी तय करके देती है। वो सारी कमेटी तय करने के बाद जो भी कुछ फीस है वो फीस यहाँ पर ली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी स्कूल बिल्डिंग की बात यहाँ पर की है, तो स्कूल बिल्डिंग कितने मंजिले होनी चाहिए, या म्हणजे शाळेची इमारत ही किती उंच असली पाहिजे याचे पण नॉर्म्स गव्हर्नमेंटने दिलेले आहेत। ते वह सारे नॉर्म्स ध्यान में रखते हुए वह बिल्डिंग उतनी बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि आज हमारे मुंबई में देखे जाए तो मैक्सिमम 6 या 7 फ्लोर से ज्यादा जो भी कुछ जिसे हम बोल सकते हैं कि जो भी कुछ 6 या 7 फ्लोर से ज्यादा स्कूल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इतनी बड़ी स्कूल हुए तो रिस्क भी उतनी बढ़ती है कि लिफ्ट्स आ गई या कुछ प्रॉब्लम आता है तो एक साथ बच्चे कैसे नीचे उतरे। इसीलिए जरा सा स्कूल मैनेजमेंट हर एक अलग अलग टाइम पर एक एक बैच को नीचे भेजते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही हो जाती है कि इतने बड़े मंजिलों की स्कूल रहे तो थोड़ा मैनेजमेंट का इशू हो यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन वो मैनेजमेंट वो स्कूल पर डिपेंड रहता है कि वह प्रिंसिपल तथा वहाँ की मैनेजमेंट बॉडी किस प्रकार वह हैंडल करते हैं। और रहे बात स्कूल के लिए जो भी फंडिंग आता है, वो फंडिंग मैंने बोला कि एक बिल्डिंग फंडिंग जिसे हम बोल सकते हैं कि बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो बिल्डिंग फंड लिया जाता है XYZ, वो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार लिया जाता है। हमारी मनमानी से हम वहां पर नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रांटेड स्कूल रहती है, यानी कि BMC स्कूल रहे या जिसे अनुदानित यानी कि गवर्नमेंट ग्रांटेड स्कूल रहे, उनको तो ग्रांट तथा ये सब गवर्नमेंट ही देता है। इसके अलावा ये एक पार्ट भी उसमें आ सकता है कि मिड डे मील का पार्ट भी वहां पर आ सकता है। अभी कोविड में मिड डे मील तो बंद है, लेकिन चावल के जरिए बच्चों को जो भी हमारे स्कूल है तो वहां पर मिड डे मील नहीं बन रहा है, तो वह चावल कुछ KG अभी स्कूलों में देने का काम शुरू है।
अनुदान यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं कि फंडिंग, ये फंडिंग गवर्नमेंट का भी हो सकता है या इसके अलावा एनजीओ का भी हो सकता है, कि विभिन्न जिस प्रकार की स्कूल में जो भी बहुत सारे की संगठन रहते हैं, वह संगठन द्वारा बच्चों को वहां पर कुछ बिस्किट रहे, चॉकलेट्स रहे या स्टडी मटेरियल वो बांटने का काम करते हैं। यानी ये फंडिंग पैसों के रूप में रहेगा, यह भी बात नहीं है, ये चीजों के रूप में भी यहाँ पर आ सकता है। जिस प्रकार की मैं जब इंटर्नशिप के लिए एक स्कूल पर जाता तो वहां पर रोटरी क्लब वहां बच्चों को कुछ फूड तथा कंप्यूटर या कंप्यूटर टीचिंग के लिए वो प्रोवाइड करते थे। यानी एक नाम खाली वो एनजीओ का मैंने लिया उदाहरण के लिए कि रोटरी क्लब द्वारा बच्चों को वहां पर गाइडेंस दिया जाता था। इसके बाद चौथा पॉइंट जो हमारा आता है कि शाळेची जागा आणि शाळेचे स्थळ, यानी कि प्लेस ऑफ स्कूल, यानी कि जो भी कुछ हमारे स्कूल है वो स्कूल कौन से एरिया में कैसे है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये हमारी स्कूल एक रेलवे स्टेशन के नजदीक है, लोकल के नजदीक है, इसके अलावा बस स्टैंड उससे नजदीक है, बहुत शोर शराबे के जगह पर है, या मल्टी मॉल्स, इसके अलावा थिएटर्स वगैरह यह सब उसके पास है, तो हमारी स्कूल बहुत बहुत यानी कि डिस्टर्ब एरिया में रहेगी, यह हमें पता है। फिर इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो यह प्रोग्राम यह नियोजन आप प्रिंसिपल होते हुए कैसे करेंगे, ये जरा सा आपको सोचना पड़ेगा। शालेय इमारतीचा आकार यानी कि हमारी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग का जो भी कुछ स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा, बहुत बड़ी रहेगी, बहुत छोटी रहेगी, या डायरेक्टली 2-3 क्लास की रहेंगी। अभी यह भी बच्चों की संख्या के अनुसार हमें जरा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। यानी कि यह रचना करते समय हमारे स्कूल की जो भी कुछ स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि COEHU यह आकार में रहते हुए इसका आकार कितना होना चाहिए, यह भी बात इसमें आती है। यानी कि स्पेस देखते हुए वह बिल्डिंग का आकार, यह पॉइंट इसमें आता है। इसके अलावा शालेय इमारत बांधकामासाठी मार्गदर्शन, यानी कि जो स्कूल आप स्ट्रक्चर है वो स्कूल आप बांधने वाले हो तो बांधते समय उसके लिए इंजीनियर का गाइडेंस यहाँ पर होना जरूरी है। वो बिल्डिंग बांधते समय आगे कुछ सालों तक बहुत अच्छी से खड़ी रहे, उसमें पानी या बारिश का पानी लीक ना हो। अभी हमारे मुंबई में देखे जाए तो 1-2 सालों के बाद में डायरेक्टली पानी वगैरह भरा हुआ रहता है, वो कंडीशन रहती है। उससे स्कूल में जो भी कुछ हम बेसमेंट बोले, बेस का पार्ट बोले, तो उसमें हमारी स्कूल अच्छे से टिके, उसमें गंदगी ना हो, पानी बार बार ना आता रहे, स्लोप ना रहे वगैरह वगैरह, इसके लिए इंजीनियर का गाइडेंस होना यहाँ पर जरूरी है। इसके अलावा देखे जाए तो बिल्डिंग का निर्माण करते समय सीमेंट वगैरह ये जो चीजें यहाँ पर मिक्स की जाती है वो प्रॉपर तरीके से हो, यह सब काम देखने का काम मोस्टली प्रिंसिपल इनका आता है। अभी यह देखे जाए तो जिला परिषद यानी कि महाराष्ट्र में हमारे जो भी कोई ग्रामीण भागों में स्कूल होती थी वहां पर सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कुछ फंडिंग दिया जाता था कि कुछ नई क्लासरूम बांधने के लिए। तो ये नई क्लासरूम बांधते समय सारी जिम्मेदारी वह इंजीनियर के साथ साथ वो प्रिंसिपल पर रहती थी कि उसमें कितना यानी कि सीमेंट कितना यूज किए या रेती कितना यूज किए वगैरह वगैरह, ये सारा रिपोर्ट इंजीनियर से लेके हुए आमने सामने देखते हुए वह प्रिंसिपल को गवर्नमेंट को देना पड़ता था। है ना, आज भी स्कूल में ऐसे जो भी कुछ क्लासेस वगैरह तैयार की जाते हैं तो क्लासेस का आकार कैसे हो क्या हो वो अगले वाले पॉइंट में आपका आने वाला, लेकिन इसके लिए जो भी कुछ स्ट्रक्चर वगैरह इनका निर्माण इसमें प्रिंसिपल का ध्यान देना जरूरी है। अभी मोस्टली यहाँ पर ये बात आती है कि हम जो नॉन ग्रांटेड के टीचर रहते हैं तो हमारा सब मैनेजमेंट बॉडी वो अपने आप कर लेता है सर, हमारे पास ये आता ही नहीं है कि जो हमारे नॉन रेंटेड स्कूल रहे या अभी बीएमसी की भी बात रहे तो यहाँ पर भी जो बांधकाम रहे या स्कूल स्ट्रक्चर तैयार करने का काम रहे तो ये काम ऑलरेडी गवर्नमेंट कर लेता है, लेकिन हमारे तरफ ये कुछ भी नहीं आता। लेकिन जब भी ये इमारत का निर्माण हो रहा है तो इमारत का निर्माण होते समय वो किस प्रकार बिल्डिंग तैयार हो रही है इस पर प्रिंसिपल इंटरफेयर कर सकते हैं। वह बिल्डिंग का कामकाज देखते हुए रिमार्क देने का काम ये प्रिंसिपल का होता है, सिंपल। इसके बाद में 7 पॉइंट पर हमारा आता है कि शालेय इमारती खोल्या, यानी कि हमारी जो स्कूल बिल्डिंग है ये स्कूल बिल्डिंग में आने वाले क्लासरूम्स या रूम्स, इसके बारे में ये पॉइंट रहेंगे कि ये स्कूल बिल्डिंग में कौन कौन से रूम्स होने चाहिए। वर्ग खोली यानी कि क्लासरूम्स, मुख्याध्यापक कार्यालय यानी प्रिंसिपल ऑफिस, लिपिक कार्यालय यानी कि क्लार्क ऑफिस, ग्रंथालय वो वाचनालय, ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम, दोनों यहाँ पर भी है।
कि लाइब्रेरी एंड रीडिंग, यानी कि लाइब्रेरी की रूम अलग हो और रीडिंग रूम अलग हो। इसके अलावा प्रयोगशाला यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि साइंस रूम या लेबोरेटरी। अभी ये साइंस रूम, सिंपल बात है, भाषा भी हमारी भाषा या हमारे हर सब्जेक्ट साइंस में काउंट होते हैं। सिंपल है, हमने पढ़ा है कि हर एक लैंग्वेज साइंस में काउंट होता है, हिस्ट्री साइंस में या ज्योग्राफी भी साइंस में, साइंस वगैरह ऐसा सब कुछ है। तो देखे जाए तो यह सारे जो रूम्स हैं, लैंग्वेज रूम्स हैं, यह लैंग्वेज रूम ले देखे जाए तो भाषा प्रयोगशाला यानी कि लैंग्वेज रूम्स, फिर मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इनकी भी आपकी लैंग्वेज रूम होनी चाहिए। यानी आप प्रयोगशाला बोला है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लेबोरेटरी, लेकिन एक क्लास में वो अरेंज हो सकता है सभी लैंग्वेज का। भूगोल यानी कि भूगोल के भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ एक अलग सी जगह होनी चाहिए, उसकी रूम अलग से होनी चाहिए। शास्त्र प्रयोगशाला यानी कि सिंपल है कि विज्ञान यानी कि साइंस के लिए अलग से लेबोरेटरी होनी चाहिए। ये यहाँ पर इन्होंने दिए कि यह अलग अलग रूम का यहाँ पर निर्माण होना जरूरी है। इसके साथ में 8वां पॉइंट हमारा आता है ग्राउंड। कितना बड़ा हो आपको पता है, आजकल मुंबई में देखे जाए तो ग्राउंड पर फर्श बिछाए हुए रहते हैं, वैसे नहीं चाहिए, हमें मिट्टी वाले चाहिए। यानी इंडोर और आउटडोर ये दोनों गेम हम यहाँ पर खेल सके। आज देखिए तो हमारे स्कूल के बच्चे कबड्डी भी भूल गए और खो खो भी भूल गए। एक्चुअली कबड्डी खो खो ये मिट्टी में खेलने वाले गेम है। मल्लखांब मराठी में कि एक बहुत बड़ा ऐसा खंबा रहता है, उस पर बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज की जाती है, आज कम दिखाई देने को मिलती है। यानी एक्चुअली देखे जाए तो जो कसरत वाले गेम्स है वो अभी कम हो गए, सब जगह पर चल रहा, स्केटिंग चल रहा, साइकिलिंग चल रहा, आसान हुआ तो वॉलीबॉल वो भी फर्श पर, नहीं हुआ तो लॉन्ग टेनिस वो भी फर्श पर, टेबल टेनिस, बस बात खत्म हो गया। कैरम आ गए, इसके अलावा कैरम बोर्ड आ गए, इसके बाद जिससे हम बोल सकते हैं कि बुद्धिबल वगैरह वगैरह वगैरह, ये चेस वगैरह ये गेम यहाँ पर आ गए। बाकी के तो ओरिजिनल गेम जो बचपन में हम सभी लोग खेले थे वो सभी घर के बच्चे भी भूल गए और स्कूल के बच्चों को भी पता नहीं है। सिंपल ये बात है। यानी ओरिजिनल खेल खेलने वाले वो क्रीड़ांगन यानी वो मैदान वहां पर होना चाहिए। इसमें हम बाकी स्कूलों को भी इनवाइट करके इनकी कंपटीशन ले सके, इतने बड़ा क्रीड़ांगन यानी ग्राउंड होकर बच्चे बैठ सके, ऑर्गेनाइजेशन वाला ये ऐसा होने जाने वाली बात यहाँ पर आनी चाहिए। पीने का पानी गंदा ना हो, सिंपल बात है। एक्वागार्ड वाले हो, ऐसी वो जगह होनी चाहिए, पानी नजदीक हो, नहीं तो हफ्ते में एक ही बार पानी आता है, वो उससे बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है क्योंकि वो शुद्ध पानी नहीं रहेगा। एक्वागार्ड भी आप बिठाएंगे तो शुद्ध पानी नहीं रहेगा क्योंकि हफ्ते का पानी प्रिजर्व करके आप हम बच्चों को दे रहे हैं। तो डेली पानी का आना जाना वहां पर होना चाहिए। ओके, रूटीन होना चाहिए वो पानी की व्यवस्था, वो भी एक्वागार्ड वाला। और अभी इस रहे सभी बातों, हम सभी लोग कॉलेज में भी हम टीचिंग करते तो वही पानी हम ही पीते हैं। सिंपल बात है। कहने का तात्पर्य वही है हमारा कि घर से हम बॉटल भी लाते तो बच्चों के साथ में वो स्कूल का पानी हमें भी शेयर करना चाहिए। प्रिंसिपल, हम सभी लोग प्रिंसिपल है, बिकॉज जब मैं वो एक्टिविटी या स्कूल में रहने वाले मिड डे मील रहेगा या स्कूल का पानी मैं यूज करूंगा तभी बच्चे हमारे सेफ है ऐसा माना जाएगा। और करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए। सिंपल है। ओके, स्वच्छता गृह यानी कि यहाँ पर बात आती है कि हमारे टॉयलेट्स और बाथरूम, टीचिंग स्टाफ के लिए अलग टॉयलेट्स बाथरूम होने चाहिए और स्टूडेंट के लिए भी अलग टॉयलेट बाथरूम होने चाहिए। सिंपल है, वो बात यहाँ पर आती है। उसके नॉर्म्स भी वहां पर दिए गए हैं, बच्चों के हिसाब से टाइलर्स और कॉमोड्स कितने होने चाहिए वो संख्या भी उसमें दिए हैं कि बच्चों के हिसाब से वो पूरा अरेंजमेंट वहां पर स्कूल में होनी चाहिए। वहां पे को एजुकेशन रहेगा तो लड़के लड़कियों के वो लिए भी वो बात अलग अलग रहेगी। इसके बाद में 11th पॉइंट में हमारा जो पार्ट आता है कि शैक्षणिक साधन सामग्री यानी कि टीचिंग एविडेंट्स। सिंपल बात, अभी एक बात यहाँ पर आई कि हमारे जमाने टीचिंग एविडेंट्स में हम बहुत सारे साधन तैयार करते थे, बहुत सारे जो भी कुछ एविडेंट्स रह गए तो हमारे टीचर बना के हमें सिखाते थे। ओके, आज के बात में हम डायरेक्ट प्रोजेक्टर लगा देते, ये देख लो, बात खत्म कर दो। मुझे तो याद है कि यहाँ पर साइंस में हमारे टीचर हमें जो भी कुछ एयर के बारे में बताते तो एयर प्रेशर के बारे में बहुत सारी चीजें हमसे बनवा के लेते थे कि एक डिब्बे को होल करके वहां पर पानी डालो, ऊपर एक होल डालो तो वो होल को हाथ लगा दे तो पानी नीचे नहीं गिरता। उससे रिलेटेड बहुत सारे हमने यहाँ पर चीजें बनाए थे, हमारे टीचर ने बनवा के लिए थे। अभी देखे जाए तो हम सभी लोग वहां पर डायरेक्टली हमें पीपीटी मिलती है या ओवरहेड प्रोजेक्शन मिलती है, उनके द्वारा हम टीचिंग वहां पर करते हैं।
तो ये टीचिंग एड्स के लिए भी आप कैसे क्या करोगे, कैसे बनाओगे, उसके लिए भी अलग से रूम होनी चाहिए, उसके लिए भी अलग से साधन वहां पर वह स्कूलों द्वारा आपको मिलनी चाहिए। इसके लिए इकोनॉमिकली कंडीशन द्वारा आपको वहां पर सभी को कुछ ना कुछ फंडिंग होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। अन्य भौतिक वस्तु सुविधा, अभी अन्य भौतिक सुविधा में टीचर के लिए भी बहुत सारे फिजिकल फैसिलिटीज यहाँ पर आ सकती हैं। बैठने के लिए जगह, या जगह की बात कर रहा हूं मैं, बैठने के लिए जगह की बात कर सकते हैं। इसके अलावा और टीचर को कंप्यूटर चाहिए, केबिन चाहिए, या इसके अलावा और कुछ साधन चाहिए। यह सब बातें यह इसमें आने वाला यह पॉइंट रहेगा। पहला आसन व्यवस्था, आसन व्यवस्था यानी बच्चों की भी सिटिंग अरेंजमेंट और टीचर की भी अरेंजमेंट। जहाँ सारे स्टाफ लोग बैठते हैं वहाँ का जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए, एयर होना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा टीचर के लिए वहाँ पर नोटिस बोर्ड भी होना चाहिए कि कुछ ना कुछ वहाँ पर नोटिस प्रिंसिपल द्वारा वहाँ पर लिखी जाएगी, सभी लोग टीचर लोग वहाँ पर पढ़ सके। क्योंकि नोटिस पेपर पर निकाली जाती है तो सभी टीचर के पास नहीं जाती है, लेकिन वही ब्लैक बोर्ड पर लिखी जाएगी तो कम से कम टीचर आते जाते वो पढ़ तो पाएंगे। तो इसके लिए वो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड्स भी वहाँ पर होने चाहिए। तख्ते यानी कि चार्ट्स, बच्चों के लिए चार्ट्स, टीचिंग चार्ट्स होने चाहिए। प्रतिकृति यानी मॉडल, स्कूल में पढ़ाने के लिए मॉडल्स भी होना जरूरी है। यानी कि मुझे हिस्ट्री में बच्चों को डायरेक्टली ताजमहल पढ़ाना है तो ताजमहल का पिक्चर या पीपीटी दिखाने से बेटर कि ताजमहल का एक मॉडल मेरे पास हो, तो मॉडल द्वारा बच्चों को तुरंत भी समझ में आएगा। यानी फोर्ट की जो भी कुछ फोर्ट रहेंगे उसका मॉडल रहेगा। ज्योग्राफी में जो हमारी पृथ्वी है उससे रिलेटेड मॉडल वगैरह, साइंस से रिलेटेड मानवीय आकृतियां वगैरह उससे संबंधित जो भी कुछ प्रतिक्रिया वो सब बातें इसमें आने वाली है। तंत्र विज्ञानात्मक शैक्षणिक साधन यानी कि जो भी कुछ साइंटिफिकली एविडेंस रहेंगे ये उसके बारे में यह पॉइंट आता है कि जो भी कुछ विज्ञान है, विज्ञान के लिए आवश्यक होने वाली साधन सामग्री यहाँ पर आवश्यक बातें यहाँ पर होनी चाहिए। मे भी मेरे बारे में ये टॉपिक के बारे में अभी पहले मॉडल के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, बिकॉज 11:30 को अभी नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने वाला है। अगले लेक्चर में यूनिट 2 के बारे में मैं जरा सा डिस्कस करूंगा। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। इससे पहले आपके जो भी कुछ मैंने बोला कि एक्शन रिसर्च के भी कुछ ग्रुप बनाए गए, उसमें आपके ग्रुप इंचार्ज टीचर वो लिंक डालेंगे। 1:30 या 2 बजे के आसपास वो लिंक डालेंगे, तो वो उस टाइम में आपको उनके क्लास को ज्वाइन करना है। वहां पर वो लेक्चर नहीं, आपको गाइडेंस ही करेंगे और आपके लिखे हुए हर एक व्यक्ति के असाइनमेंट एक्शन रिसर्च के बारे में वहां पर डिस्कशन होगा। ओके, अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम रुकते हैं क्योंकि 11:30 को नेक्स्ट लेक्चर है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। इसका रिकॉर्डिंग थैंक यू सर। थैंक यू सर। थँक यू सर। थँक्यू सर। सर हे रेकॉर्डिंग परत ग्रुपवर पाठवाल का? यह रिकॉर्डिंग आपको आपके YouTube में मैं पब्लिश करते हुए उसकी लिंक में आपको शेयर कर दूंगा। आपको जब भी टाइम मिले आप वहाँ पर देख सकते हैं। सर अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया होगा? हेलो, हाँ सर, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया होगा? हाँ, 1 मिनट। हाँ, अटेंडेंस के रिकॉर्ड हो गए मेरे पास। आपको इसमें बोला था ना, मैंने आपको कहा था मैसेज में, आप सभी लोगों ने आपके नाम डाले तो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट मेरे पास 2 घंटे में आ जाएगा आपके रिकॉर्डिंग के साथ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।